BNI जो आपने बताया है जैसे लोगों को हेल्प मिलता है नेटवर्किंग में, तो क्या ये सिर्फ ज्वेलर्स के लिए ही होगा या आप कह सकते हैं सभी बिजनेस के लिए? BNI तो हर बिजनेस के लिए है। BNI का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल। तो जैसे आपने बताया कि एग्जीबिशन जो है नेटवर्किंग बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे और भी कोई कम्युनिटीज होती है जहाँ पर अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग किया जा सकता हो? जैसे एज ए ज्वेलर्स में अगर आपको बात करूँ तो राइट नाउ हर रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को अपनी कम्युनिटी मतलब ज्वेलर्स कम्युनिटी के लिए IBJA है, IBJ, JJPC है या मैं कहूँगा GJS है, तो ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स 100% बनना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ज्वेलर के बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज्वेलर्स यूज नहीं करता है तो मैं कह रहा हूँ कि वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का जो यूज करना चाहिए, कोई नाम? ज्वेलर्स के लिए तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ तो जिलाबा है, MMI सॉफ्टवेयर है, अंबिका सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। सर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ज्वेलर के बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखो, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज्वेलर्स यूज नहीं करता है तो मैं कह रहा हूँ कि वो बर्बाद हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा। क्योंकि आज की तारीख में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इतना जरूरी हो गया है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। आपके पास ये चीज नहीं समझ में आएगी कि GSTR 1 है, GSTR 3 भी है, इसको फाइल करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगेगा। आप मैन्युअल सॉफ्टवेयर से उसको वापस एक्सेल में ट्रांसफर करोगे, फिर एक्सेल को अपलोड कराओगे अकाउंट CA के पास, और उसके बाद CA उसको GSTR 1 या GSTR 3 में फाइल करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट आने की, ह्यूमन एरर आने की एक गुंजाइश हो सकती है, और जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है कि मान लो आपने 1 करोड़ का किसी से ज्वेलरी खरीदी और उसका 3% GST है। अगर आप मैन्युअली उसकी परचेज को भी ले रहे हो और उसके बाद उसका जब GST सबमिट करना था और आपने कहीं पे भी एरर आ गया GST सबमिट करने में, तो उसका जो आपको रिबेट मिलना चाहिए था GST का, वो वहां पे रुक जाएगा। तो 1 करोड़ के 3% मतलब 3 लाख। अब सालाना आपने कितना टर्नओवर किया और कहाँ कितनी ग्लिच हो चुकी है, इसको आप रिव्यू भी नहीं कर पाओगे और बहुत बड़े नुकसान में आप चले जाओगे। सही बात है सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज बताइए। सर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का जो यूज करना चाहिए, कोई नाम? ज्वेलर्स के लिए तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जिलाबा है, MMI सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद एक अंबिका सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। लोगों को अपने एरियाज के या अपने चीज़ों को, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर पसंद भी करना है ना, तो आप एक बार एग्जीबिशंस अटेंड करो। जो IIJS जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के भी स्टॉल लगे होते हैं। अच्छा। तो वो लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, हम कैसे सपोर्ट सिस्टम से आपको हेल्प करा सकते हैं, हम कैसे आपको ट्रायल दिखा सकते हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज भी करा जा सकता है। तो एक बार एग्जीबिशन अटेंड करके सॉफ्टवेयर का चयन कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने एग्जीबिशन के बारे में बताया कि एग्जीबिशन कैसे हेल्प करता है किसी ज्वेलर को, तो आप मुझे बताएंगे सर कि इंडिया में ऐसे कोई बड़े जो एग्जीबिशंस जो होते हैं हर साल ज्वेलर्स के लिए स्पेशली, जिससे उनको नेटवर्किंग में भी हेल्प मिले और बिजनेस ग्रोथ में भी हेल्प मिले? एग्जीबिशन तो देखो हर ज्वेलर्स को अटेंड करना चाहिए। और मैं खाली ज्वेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जहाँ पे जो लेवल के B2B या B2C के एग्जीबिशंस होते हैं, उस हर एग्जीबिशंस में रिटेलर्स को भी जाना चाहिए और उस हर एग्जीबिशंस में एंड यूजर को भी जाना चाहिए जहाँ पे उनको एंट्री मिलती है। और इससे आपको बहुत बड़े फायदे हैं। मैं बड़े फायदा बताता हूँ कि एक तो आपको ट्रेंड क्या चल रहा है उसका नॉलेज मिलता है। ट्रेंड पता चल गया तो उसके हिसाब से जब आप बाइंग करते हो तो आपका इन्वेंटरी जो ब्लॉक हो रहा है वो ब्लॉक नहीं होगा। सेकेंड चीज, जब आप एग्जीबिशन में जाओगे तो सेम जो वैरायटी आप ले रहे हो उसके भी आपको मल्टीपल वेंडर्स मिलेंगे। तो उसके कारण क्या फायदा मिलेगा कि रेट का डिस्काउंट मिलेगा। कोई रेट आपको जो दे रहा है तो दूसरे को जब आप बोलोगे कि मैं तो यहीं से खरीद रहा हूँ और उसका ये रेट है, तो शायद वो अपनी डील क्रैक कराने के चक्कर में कुछ बेनिफिट्स आपको दे दे। मान लो किसी ने 0.5% का भी बेनिफिट दे दिया और उसको आपने 1 किलो का ऑर्डर भी दिया है, तो 1 किलो का वैल्यू आज की तारीख में 90 लाख है, और 90 लाख का 0.5% भी 40,000 हो जाता है। और साल में उसके साथ आपने 12 बार भी ट्रांजेक्शन किए तो करीबन 5 लाख का मुनाफा खाली एक ही प्रोडक्ट लाइन में आपको मिल सकता है। तो ये आपका सबसे बड़ा दूसरा फायदा है। अब तीसरा फायदा बताता हूँ कि वहां जाने से आपको ज्वेलर्स का स्वभाव कैसा है, वो अभी क्या सोच रहा है, क्या प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे फ्लो कर रहा है, वो सब भी जानकारी आपको वहीं एग्जीबिशन सेंटर से मिल सकती है। सही है। तो जैसे आपने बताया कि एग्जीबिशन जो है नेटवर्किंग बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे और भी कोई कम्युनिटीज होती है जहाँ पर अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग किया जा सकता हो? जैसे एज ए ज्वेलर्स में अगर आपको बात करूँ तो राइट नाउ हर रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को अपनी कम्युनिटी मतलब ज्वेलर्स कम्युनिटी के लिए IBJA है, IBJ, JJPC है या मैं कहूँगा GJS है। तो ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स 100% बनना चाहिए। इनकी मेंबरशिप लेने से आपको
कंप्लीटली डेली अपडेट्स मिलती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में रेट का क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है, या कोई जो प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन वाले चीजें भी वहां पे आपको गाइड किए जाते हैं। और अगर हम आउट ऑफ द रिटेलर की बात करें तो आज की तारीख में जैसे BNI ग्रुप है, तो BNI ग्रुप में भी आपको अपने आप को इनरोल करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग मिल जाती है और एक बड़ा यूथ है जो BNI से जुड़ा हुआ है। जैसे आज मुझे मान लो कि मैं अभी इंदौर में बैठा हूँ और मुझे बैंगलोर जाना है, तो मैं BNI की एप्लीकेशन में जब सर्च करता हूँ कि मुझे इंदौर में कौन सी जगह पे कौन से लोग मुझे मिल सकते हैं, तो वहां पे मुझे BNI के मेंबर्स दिख जाते हैं। कोई होटल इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो कोई और इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, या कोई ज्वेलर्स इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड है। तो ये कम्युनिटी बिल्ड जो होती है ना, तो वहां पे रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथली हो सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो ये BNI जो आपने बताया है, जैसे लोगों को हेल्प मिलता है नेटवर्किंग में, तो क्या ये सिर्फ ज्वेलर्स के लिए ही होगा या आप कह सकते हैं सभी बिजनेस? नहीं, BNI तो हर बिजनेस के लिए है। BNI का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल। ये जो ग्रुप है ना, इसके अंदर क्या पैनल होता है कि एक ग्रुप बनता है जिसको वो लोग चैप्टर कहते हैं। उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मान लो कि 30 मेंबर है, तो 30 के 30 मेंबर की अलग अलग आइडेंटिटी होगी। अलग अलग आइडेंटिटी मतलब बिजनेस का अलग अलग आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं एज ए ज्वेलर्स वहां पे घुसा हूं, तो दूसरा ज्वेलर्स उस चैप्टर में नहीं होगा। वहां पे कोई फर्नीचर वाला होगा, तो कोई स्टील वाला होगा, तो कोई बायोमेट्रिक वाला होगा। तो ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं और हर व्यक्ति मतलब मुझे ये बाकी के 29 लोग मिलके मेरे बिजनेस को हेल्प करते हैं ग्रो कराने में। वैसे मैं भी उनको हेल्प कराता हूँ। तो ये जो हेल्प करने का जो चैप्टर वहां पे शुरू होता है ना, इससे आपके बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। राइट, बहुत बढ़िया सर। अभी एक और चीज़ मुझे पूछना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, जैसे कई सारे लोगों के बीच में क्वेश्चन रहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या लिमिट है इसकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, तो आप इसके बारे में बताइए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का डेफिनेशन अगर मैं बिजनेस के हिसाब से देखूं, तो बार बार जो भी आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको वापस आपको अपने बिजनेस में डालना चाहिए, अपने खर्चे को कंट्रोल करना चाहिए। और अगर अपने खर्चे अगर आपके बिजनेस को एक्सपांड करने में मदद कर रही है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न के रूप में वापस आता है। तो बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट के पाथ से समझ में आती है। ओके। और अगर स्टूडेंट की बात करें, अगर ऐसा कोई यंग चाइल्ड है जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में समझना है, उसके लिए क्या डेफिनेशन? सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जो भी पेरेंट्स है ना, उसने अपने बच्चों को एक पॉकेट मनी देना चाहिए बचपन से। और पॉकेट मनी देने के साथ उसको ये भी समझाना चाहिए कि इसमें से तू कैसे कुछ चीजों को बचत कर सकता है। देखो, हम जैसे मान लो कि मुझे 100 रुपया मिल रहा है, तो अगर मैं क्या करता हूँ कि 100 रुपए में से 60 रुपए का मेरा एक्सपेंस हो गया और उसके बाद 40 रुपया मेरा बचा, तो फिर मैं सेविंग करता हूँ। लेकिन अगर आप बच्चों को ये सिखाओ कि अगर आपके पास 100 रुपया आ रहा है, तो सबसे पहले 20 रुपए को सेव कर ले, और उसके बाद जो बचा पैसा है उसको तो एक्सपेंस में उसको कंसिडर करा, और उसके बाद अगर वापस कुछ बचता है तो फिर उसको वापस सेविंग अकाउंट में डाल। तो सबसे पहले सेविंग कराना और उसके बाद एक्सपेंस के अंदर उसको यूज कराना, यही होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।